नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। इस वक्त स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे फ्लाइंग अफसर जिन्होंने अपनी जो काबिलियत है उसके बलबूते, और काबिलियत भी उनकी रनिंग में, क्योंकि उनका नाम ही हम जब आपसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि वो फ्लाइंग अफसर हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनोद सोनकिया की, क्योंकि वो इस बार एक खास आयोजन में शिरकत करने जा रहे हैं और भारत देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, और वो है एशिया मास्टर चैंपियनशिप। जो 23वीं चैंपियनशिप है वो चेन्नई में होने वाली है और उनकी मौजूदगी देश के प्रतिनिधि के रूप में होगी, यानी कि वो 400 मीटर और 200 मीटर की रनिंग करते हुए वहां नजर आएंगे। 53 साल के विनोद सोनकिया मध्य प्रदेश के भोपाल में एसडीएम है, और सबसे बड़ी उनकी खूबी है कि वो इतनी उम्र में भी अपने जोश और जज्बे के दम पर इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भागीदारी निभाएंगे। तो बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद महेंद्र जी। तो हम सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो ये चैंपियनशिप है वो क्या क्यों खास है, जिसमें आप देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये 23वां आयोजन है अभी तक का। इसके पहले ये चैंपियनशिप पिछले वर्ष इंडोनेशिया में होने वाली थी, किन्हीं कारणों बस वो स्थगित हुई और उसका आयोजन की जिम्मेदारी भारत देश को मिली, जो अभी 5 से 9 नवंबर के बीच चेन्नई में आयोजित होगी। इस चैंपियनशिप में एशिया के सारे करीब 28 देश के जो एथलीट हैं, महिला और पुरुष एथलीट हैं, वो भाग लेंगे और बड़ी संख्या में ये बहुत बड़ा आयोजन होगा जो 5 दिन तक भारत देश में चलेगा। जी, तो इस जो चैंपियनशिप में है वो क्या क्या एथलेटिक्स के जो गेम हैं वो क्या क्या होंगे, दौड़ होंगे और अलग अलग टाइप के गेम होते होंगे। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो एथलेटिक्स से जुड़ी हुई सारी विधाएं हैं, थ्रोस से हों या फील्ड इवेंट हों या रनिंग इवेंट हों, सारे होंगे और सभी वर्ग के होंगे। महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में ये प्रतियोगिता होगी, तो ये बड़ा आयोजन होगा। बड़ा आयोजन है। इसमें आप भागीदारी निभाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से जो दौड़ में हैं वो आप नजर आएंगे, तो क्या क्या महसूस कर रहे हैं एक अधिकारी होते हुए और दौड़ में आपकी भूमिका। देखिए, जो हमारा इस खेल से और इस विधा से वास्ता है वो बचपन से है, और जब हम स्कूल जो प्रारंभिक शिक्षा हमारी हरपालपुर जो छतरपुर जिले का कस्बा है वहाँ से हुई, तब से है। बीच में किन्हीं कारणवश इससे दूर रहे और वर्तमान में ये एक हमारी दिनचर्या का अंग बन गया है। हम किन्हीं कार्य की व्यस्तता के कारण या जो शासकीय कर्तव्य हैं उनकी व्यस्तताओं के बावजूद भी इससे सुबह जो समय है उसको निकालते हैं, और ये समझिए हॉबी है हमारी और एक पार्ट ऑफ लाइफ है। जो युवा एथलीट हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस करते हैं सुबह से, तो कैसा लगता है कि एक उम्र एथलीट आपकी जो जुनून है उस पर हावी है कि जो उल्टा है इसका जस्ट। देखिए, हमारा सोचना है कि सारा कुछ मन का खेल है, आपकी इच्छा शक्ति का खेल है। जब सुबह हम अपना जो टीटी नगर स्टेडियम है उसका एथलेटिक्स एकेडमी है वहाँ प्रैक्टिस करने जाते हैं, और जो एकेडमी के एथलीट हैं उनके कोचेज़ हैं और उनके जो संसाधन हैं उन्हीं में साथ में हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारा जो शेड्यूल है जो कोचेज सेट करते हैं वो लगभग वैसे ही रहता है, लेकिन थोड़ा इंटेंसिटी हमारी एज के हिसाब से और हमारे हिसाब से टाइम के हिसाब से वो सेट करते हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से सही है कि जब हम खेल के मैदान में होते हैं तो सब कुछ भूल के केवल एक खिलाड़ी की हैसियत से अभ्यास करते हैं, और उसका आनंद वाकई में एक अद्भुत होता है। बिल्कुल, आपने बताया कि बचपन से आपको इस विधा का शौक है या दौड़ने का शौक है, तो ये शौक कैसे जुनून में बदला। देखिए, ये भी हम वाकया हर किसी को शेयर करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट जिसे कहें। हम जैसा कि हमने पहले बताया, हमारा प्रारंभिक शिक्षा और हमारा जो बचपन है हमारा वो हरपालपुर है, जहाँ हमारे माता पिता रहते हैं। तो वहाँ एक जिले की चैंपियनशिप स्कूल की हो रही थी। 9th क्लास में पढ़ता था, हायर सेकेंडरी स्कूल हरपालपुर में। जब जिले की चैंपियनशिप हरपालपुर जैसे छोटे कस्बे में हो रही थी, उसमें एक अन्य खेलों से जुड़ा था लेकिन एथलेटिक्स नहीं था। तब मैंने सोचा कि जब हमारे शहर में कोई प्रतियोगिता हो रही तो हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे पिताजी उसी स्कूल में थे
वो सारे स्कूल के बच्चे और सारे टीचर्स उसको देख रहे थे। हम 100 मीटर दौड़ में पार्टिसिपेट करने के लिए खड़े हुए। रेस के बीच में ही, या तो ग्राउंड की वजह से या किसी एथलीट के धक्के देने की वजह से हम उस रेस में बीच में गिर गए। उस गिरने की बड़ी ही हमें मन में कोप हुआ और बड़ा अपने आप को जैसे कहते हैं इंसल्ट फील हुआ। उसके बाद से ये उसका अगला दिन था जब से हमने अभ्यास शुरू किया, वो अनवरत आज तक जारी है। बिल्कुल। बीच में ऐसे भी स्थितियां आई कि आपने जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी आपके सतत बदलते गए, वो स्टडी साथ में चलती गई और फिर उसके बाद ये जुनून भी यथावत रहा? जी हाँ, जब हम स्कूल के बाद कॉलेज में आए तो कॉलेज के बाद जब बेरोजगारी का एक प्रेशर था तो हम निश्चित रूप से रोजगार पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग गए। तब हमारा खेल से वास्ता छूट गया था। मैं बताऊं, वो लगभग 15-20 साल छूटा रहा। और तहसीलदार के पद पे पदस्थापना के दौरान एक दौर ऐसा आया जब लगने लगा कुछ कुछ काम के प्रेशर से और दिनचर्या की वजह से कुछ जो पैरामीटर्स हैं, बीमारियों के इंडिकेटर, वो दरवाजा खटखटाने लगे। तब डॉक्टर ने हमें अलर्ट किया। तब मुझे ध्यान आया कि हम पहले बचपन में तो एक खिलाड़ी थे, क्यों ना इसको शुरू करें। उसको शुरू किया तो ईश्वर की ऐसी कृपा और इस जो खेल है उस विधा का ऐसा कमाल के सारी चीज़ों से हम मुक्त हैं और एक स्वस्थ जीवन इस खेल की वजह से हम पा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि नायब तहसीलदार की उस पर आपका चयन हुआ, इसके पहले भी कोई जॉब ऐसे जो आपने गवर्नमेंट के जॉब फेस किए हों और आपको मिल गए हों, फिर उनमें संतुष्टि और इसमें संतुष्टि के मतलब अब ऐसा लगा कि राजस्व विभाग में ही जाना चाहिए या इसमें प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए, उधर नहीं? क्योंकि हम ऐसा भी है कि आप एक बार जेल की परीक्षा भी पास कर चुके, जेलर भी रह चुके हैं। जी हाँ, जब अनएम्प्लॉयड थे हम कॉलेज एजुकेशन के बाद से, तब उसके लिए रोजगार के लिए हमने पहले रेलवे के एग्ज़ाम दिए और हमारा चयन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में जो वेस्टर्न रेलवे में हुआ था। हमने उसकी ट्रेनिंग भी की थी, उसमें काम भी किया। बड़ौदा डिवीज़न हमें मिला था। उसके बाद हमें लगा कि अपना जो डेस्टिनेशन है कहीं और है, तो हम तैयारी करते रहे, ट्रेनिंग के दौरान करते रहे। तो पीएससी में पहले हमारा चयन डिप्टी जेलर के पद पर हुआ और जिला जेल टीकमगढ़ में हमने एज ए डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर काम किया और लगभग 11 महीने हमने डिस्ट्रिक्ट जेल टीकमगढ़ में काम किया। उसके बाद हमारा अगला पद जो हमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से मिला वो नायब तहसीलदार का मिला और हमारी पहली पदस्थापना पन्ना जिले में हुई। इसके पूर्व भी हमने एक परीक्षा दी थी जो इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट की थी, जो एसएसबी के थ्रू उनका अलग ही कंपटीशन था। दिल्ली में एग्जाम दिया था, उसका चयन भी हमारा हुआ था, लेकिन फाइनली हमारा जो रुझान है या उस तरफ ना रहने के कारण जो अंतिम चरण था उस एग्जाम का वो हमने क्लियर नहीं किया और बीच में छोड़ के आ गए थे। एक चयन हमारा उस सेवा में भी हुआ था। एक खिलाड़ी की भूमिका और जो है वो अधिकारी बनने में कितनी कारगर होती है? खिलाड़ी क्या कहेंगे कि जो खेल में रुचि रखने वाले हैं या जो एथलेटिक्स हैं, एथलीट हैं, उनको अपने उसमें कंटिन्यू रहना चाहिए, तो इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता है कि जॉब के लिए फिर वो बड़े वजह से रहते हैं कि भाई जॉब में कुछ सहायता मिलती है इसकी खेल कूद की? देखिए, खेल में जो एक इसका स्लोगन है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल भावना, जो स्पिरिट है वो हमें जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी की ओर ले जाती है। जो खिलाड़ी की स्पिरिट रहती है, खिलाड़ी एक जो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शासकीय सेवा के क्षेत्र में हो, परिवार में हो या समाज में हो, उसकी वो स्पिरिट सबको साथ में जोड़ने के लिए, सब एक गंभीर स्वभाव की, सबकी बातों को एक्सेप्ट करने की, सबके साथ चलने की, ये भावना जीवन के हर क्षेत्र में उसे सफल बनाती है, आगे बढ़ाती है। और शासकीय सेवाओं में जहाँ आज के दौर में निश्चित रूप से बहुत काम का दबाव है, काम का प्रेशर है, उस प्रेशर को से निकलने में, उस प्रेशर को आपको बर्दाश्त करने में जो एक खेल का मैदान है वो बहुत सहायता करता है। आदमी के शारीरिक संबल देता है और मानसिक रूप से भी उसे स्ट्रांग बनाता है। तो खिलाड़ी के लिए जो गवर्नमेंट जॉब में कोई स्थान है, मतलब कुछ उसका भी लाभ मिलता है यदि बेहतर खिलाड़ी हो तो? बेहतर खिलाड़ी है तो
स्पोर्ट्स कोटे में वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है और स्टेट गवर्नमेंट में भी है, लेकिन उसके एजुकेशन के मानक के हिसाब से खिलाड़ियों को निश्चित रूप से क्लरिकल या क्लास 3 या क्लास 4 में भेजते हैं, और जो बेहतर प्रदर्शन इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं तो सरकार उनको बेहतर पद भी देती है। तो निश्चित रूप से आज सरकारें अपनी और स्कोप है जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर आपने भी कई इंटरनेशनल लेवल पर भागीदारी निभाई है देश की तरफ से, तो वो भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जाने इसको कि कहाँ कहाँ आप गए हैं, क्या उपलब्धियाँ रही हैं। देखिए, हमने जब शुरू किया था खेल में तो हम MP स्टेट्स में स्कूल में पोजीशन आने के बाद हम स्कूल नेशनल भी खेले। उसके बाद यूनिवर्सिटी की टीम से हम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में लगातार 5 बार खेले हैं। रीवा यूनिवर्सिटी तब पढ़ती थी, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। उसके बाद 200 मीटर में हमारा जो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड भी हमारे नाम है, जो 22.7 का हम दौड़े थे। इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज की गेम होते हैं, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, जिसमें सारे आर्मी और पुलिस छोड़ के सारे जो स्पोर्ट्स कोटे के एम्प्लॉई हैं या नॉन स्पोर्ट्स कोटे के हैं, सारे भाग लेते हैं। उसमें हमने 3 बार मेडल भी जीते हैं मध्य प्रदेश की तरफ से खेलते हुए, और अभी हम लगातार उस प्रतियोगिता में भी जा रहे हैं। इसके अलावा मास्टर चैंपियनशिप जो नेशनल होती हैं उसमें भी हम मेडलिस्ट रहे हैं कई वर्षों तक। और मैंने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो ब्राज़ील में हुई थी 2013 में, उसमें भाग लिया। 2014 में एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जापान में हुई थी, इसमें भी भाग लिया। इसके अलावा 2016 में सिंगापुर में हुई थी एशियन चैंपियनशिप, उसमें भाग लिया। और मैं अभी वर्तमान में जो चेन्नई में होने वाली है उसमें भी भाग लूँगा। तो ये उपलब्धियों का एक खाका आपने बताया। जैसे एक गवर्नमेंट जॉब में है, जिम्मेदार जॉब में हैं आप, और इस जॉब से हटके और खेल में आपकी रुचि तो कहीं प्रभावित नहीं करती? कहीं जो अधिकारी हैं, आपके सहयोगी हैं, वो नहीं कहते हैं कि ये खेल का पार्ट आपके इस जो जिम्मेदारी वाले जॉब है इस पर थोड़ा सा दिक्कत करने वाला हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा हम सोचते हैं कि पहले हमारा जो ड्यूटी है, वो जिस सेवा में सरकार ने हमें नियुक्त किया है उसको प्राथमिकता देना, उनके जो काम है वो हमारी प्रायोरिटी में रहते हैं। और खेल जो वर्तमान में चल रहा है तो वो एक हमारी हॉबी है, हमारा जुनून कह लें, हमारा पैशन है। तो जब ड्यूटी के आवर्स रहते हैं, भले ही हमें रात को 2 बजे तक ड्यूटी करना पड़े तो हम पंक्चुअल रुके उसमें काम करते हैं, लेकिन हम अपने खेल के लिए वक्त तब निर्धारित करते हैं जब ड्यूटी आवर्स से हम फ्री होते हैं। सुबह का वक्त 2-2.5 घंटे का रहता है, जिसमें जनरली सामान्य रूप से ड्यूटियां नहीं लगती हैं, तो उसमें हम जो प्रैक्टिस के आवर्स फिक्स करते हैं। और ऐसा भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा कि उनमें शायद ही साल में संतुलन बिठा लेते हैं। घर में ऐसा, जैसे आपने कहा ड्यूटी में और खेल में आप पूरी 100% देते हैं, तो फिर ड्यूटी और खेल के बीच में अभी परिवार भी रहता है, तो फिर उसको वहाँ पर नहीं लगता है कि समय कम दे पाते हैं? या फिर घर में मैम कहती होंगी कि कहाँ अब इन दोनों ही में उलझे रहते हो, परिवार के लिए समय नहीं है क्या? ये बड़ा ईश्वर का वरदान है कि हमारी जो धर्मपत्नी हैं वो भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अधिकारी हैं। तो अधिकारी की व्यस्तताओं को, अधिकारियों की जो मनस्थिति है उसकी परिस्थितियों को समझती हैं। मैं आपसे बताऊं कि जो खेल में हमें आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए पत्नी का भी अहम योगदान है। और जब हमने भी कभी बीच में ऐसे दौर भी आए कि काम की व्यस्तता और उसके बावजूद सोचा कि इसको थोड़ा सा अब लाइट मोड में ले जाएं खेल को, तब हमारी पत्नी ने लगातार उसको प्रोत्साहित किया कि ये बंद नहीं करना। वो निश्चित रूप से वो भी एक व्यस्त अधिकारी होने के बावजूद बच्चों का उत्तरदायित्व, परिवार का उत्तरदायित्व बखूबी निभाती हैं, जिससे हमें सहायता मिलती है कि हम स्पोर्ट्स कर पा रहे हैं। जुनून एक बड़ी अहमियत रखता है इस पूरे एपिसोड में जो आप कर रहे हैं। तो ये जुनून आपने बता दिया कि चलिए बचपन से ही आया, आप एक बार गिरे और फिर गिर के जिस तरीके से दौड़े तो फिर आपने तो इतिहास ही रच दिया मध्य प्रदेश के लिहाज से। एक छोटे से कस्बे से निकलकर आप यहाँ तक पहुँचे। अब क्या उम्मीदें हैं? सरकार से कुछ ऐसी अपेक्षाएं एक बतौर अधिकारी या बतौर खिलाड़ी कि कुछ और ऐसे अधिकारी होते हों जिनको किसी भी खेल में या किसी भी विधा में रुचि हो, उनको आगे लाने के लिए सरकार कोई ऐसे सकारात्मक प्रयास करे या ऐसा कोई प्लानिंग हो? देखिए, सरकार की तरफ से खेलों में अपने प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार प्रोत्साहन दिया जाता है। और
सरकार के जो सर्कुलर है शासन का कि जो सिविल सर्विसेज में या किसी भी नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में पदक लाते हैं या भारत देश की तरफ से इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उनको जो वेतन वृद्धि देने का सरकार का नियम है, एक एडवांस वेतन वृद्धि उनको दी जाती है। इसके अलावा भी सरकार लगातार जो खेलों के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं अधिकारी लगातार उनको प्रोत्साहित करती है। सरकार का खेलों के में चाहे वो एम्प्लॉई हों या नए बच्चे हों, उनकी खेलों को आगे ले जाने में और खेलों के विकास में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, तो जो बच्चे जो न्यूली बच्चे हैं और वो दौड़ना पसंद करते हैं या बाकी के गेम्स पसंद करते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए कोई सेशन ऐसे जो जहाँ पर अधिकारी रिप्रेजेंट करें कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा एक वो तो कहते हैं ना उनको एक बूस्टर डोज मिल जाए, तो ऐसी कोई प्लानिंग रहती है क्या अधिकारियों के बीच में जब आप रहते हैं या खिलाड़ियों के बीच में? देखिए जो एकेडमी के खिलाड़ी हैं वो उनके लिए तो उनके जो मोटिवेटर हैं कोच हैं वो मोटिवेशन क्लास अलग से लगती है। अच्छा। बीच बीच में इंटरेक्शन हमारा तो रोज ही खिलाड़ियों से होता है। आपसे बताऊं कि हम अपने मुंह से उस चीज़ को अगर कहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बताइए। क्या होता है कि जनरली जो एथलीट हैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो कभी कभी आते हैं नए खिलाड़ी, तो वो हमें बताते हैं कि सर कभी कभी हम अगर प्रैक्टिस के लिए नर्वस होते हैं कि हमें प्रैक्टिस करने का आज मन नहीं है, शरीर में इच्छा नहीं है, शरीर में जुनून नहीं है, तो हम आपको देख लेते हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर वो एक नया जज्बा नया जोश उस दिन पैदा हो जाता है और हमारा इलाज दूर हो जाता है। तो निश्चित रूप से हम तो ये सोचते हैं कि अगर हमारे किसी काम से समाज के चार लोगों का उत्साह जागृत होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा सेवा और परोपकार कहलाएगा जी। आपको बताएं घटनाक्रम कई ऐसे फ़ोन आते हैं हमारे साथी अधिकारियों के कि भाई अभी तो हम सोचते थे कि कुछ नहीं, लेकिन जब से आपको देखा, आपका ये अभी मैसेज देख रहे हैं तो हम सोचते हैं कल से हम ग्राउंड आना हम भी शुरू करेंगे। नहीं, ये तो वास्तव में एक ऐसा अप्रत्याशित वो है कि 53 साल की उम्र में भी आप इतनी फास्ट रनिंग कर रहे हैं, तो इससे शरीर तो आपका फिट है जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर से भी सलाह ले लेते होंगे कि नहीं इस उम्र में करना चाहिए हमें कि नहीं करना चाहिए? देखिए, जो वर्तमान आधुनिक प्रैक्टिस का पैटर्न है पूरा साइंटिफिक बेस है। कोच भी जब प्रैक्टिस कराते हैं तो उनका बड़ा साइंस से जुड़ा, स्पोर्ट्स साइंस जो है उससे जुड़ा रहता है। वो हर रेपिटेशन के बाद पल्स रेट लेंगे, आपका बॉडी की फीलिंग देखेंगे, तो निश्चित रूप से जब उस खिलाड़ी का उसका जो एनर्जी उसका कैलिबर अलाउ करता है उतनी प्रैक्टिस कोच कराता है। साथ ही साथ मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो जजमेंट होता है वो व्यक्ति का स्वयं का होता है कि हमारा शरीर अब कैसा बोल रहा है और क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जब तक शरीर चलेगा, जब तक शरीर साथ देगा तो हम इस अपने जुनून को कायम रखेंगे और ये ग्राउंड से जुड़े रहेंगे। माता पिता का क्या ऐसा वो है कि चूँकि आपके फादर ही टीचर थे, तो ऐसे में उन्होंने भी मोटिवेट किया कि नहीं आप जो कर रहे हैं वो तो आपका बचपन से ही ऐसा जुड़ाव रहा कि सुबह से उठना, अर्ली राइज और फिर अपनी बाकी की एक्सरसाइज करना, फिर दौड़ लगाना, ये सब चीज़ें? देखिए, आप जैसा आपने बताया कि हमारे पिताजी टीचर थे शासकीय स्कूल में, तो उनकी दिनचर्या जो एक शिक्षक की होती है अनुशासित दिनचर्या थी, उसी दिनचर्या के हिसाब से उनने अपने जो बच्चे हैं उनको रखा। तो मैं निश्चित रूप से सुबह उठता था, पिताजी का उठने का समय 4 बजे था, तो हमारा भी अनुशासित दिनचर्या थी। और पापा जी के जो टीचर का जो अनुशासन रहता है, उनका जो सिद्धांत रहते हैं, उनने हम सबको निश्चित रूप से आगे ले जाने में बहुत बड़ा काम किया है। पापा जी ने प्रेरित किया। उसके बाद कॉलेज में जब हम आए तो हमारे पहली दौड़ में पापा जी इंतजार कर रहे थे। तो उस घटना ने भी हमें आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और दूसरा, उसके बाद कॉलेज में आने के बाद हम अपने चाचा जी के साथ रहे। अच्छा। जयप्रकाश सोनकिया जी वो भी टीचर थे, वो छतरपुर में थे, उनके साथ हम रहे। उनने भी बहुत इस जो एथलेटिक्स में ले जाने में उनने बहुत प्रोत्साहित किया। जब कभी हम कॉलेज के कंपटीशन में जाएं तो साथ जाके खड़े रहें, उसको देखें और लगातार प्रोत्साहित किया। उन सब का योगदान भी माता पिता, हमारे चाचा जी, हमारी पत्नी
और हमारे बच्चों सबका मोटिवेशन है परिवार का। अब देश का प्रतिनिधित्व एक और बेहतर ओकेशन में आपका दिखाई देगा, क्या कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से जब किसी आप उपलब्धि को पाते हैं अपने काम की वजह से, तो मन में उत्साह रहता है और एक भावना रहती है, ईश्वर के प्रति धन्यवाद की भावना रहती है, ईश्वर की कृपा, साथ ही अपने साथी सहयोगियों की शुभकामनाएं हैं जो निश्चित रूप से हमें आगे ले जाने में सहयोग कर रही हैं। और ये एक नया उत्साह आता है कि हम आगे आने वाले समय में और बेहतर करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसा जो हम आपसे नहीं पूछ पाए हों लेकिन आपके जहन में हो कि वो हमारे दर्शक जाने आपके बारे में? देखिए, हम जैसा कि हमने बताया कि एक सामान्य परिवार से जुड़े रहे और सामान्य शहर से, बहुत ही छोटे शहर से आए जहां संसाधन नहीं थे, ग्राउंड भी नहीं था उस शहर में, तो ग्राउंड भी प्रॉपर खेलने के लिए उपलब्ध नहीं था। शायद आज अभी हम जाते हैं तो बन रहा है, बन गया है, लेकिन जब ग्राउंड में गड्ढे थे, हम रोड के किनारे दौड़ते थे। तो हमारा ये सोचना है कि अगर आदमी की इच्छा शक्ति हो तो भगवान ऐसी परिस्थितियां बना देता कि आपके रास्ते आगे प्रशस्त होते जाते हैं। हम रोड के किनारे पटरियों पे दौड़े हैं, कोई दौड़ने का ग्राउंड नहीं था, दौड़ने के रिसोर्सेज नहीं थे, उसके बावजूद भी अगर आप लगन से और पूरी ईमानदारी से अपने काम में लगे रहें तो निश्चित रूप से आगे ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त करता है और सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होती जाती हैं। बिल्कुल। कुछ जो युवा एथलीट हैं उनके लिए कोई संदेश आपकी ओर से कि क्या करें? वो जब आपने बता ही दिया कि जब आपने शुरू की थी प्रैक्टिस, तो देखिए बिना किसी संसाधन के और कोई का जुनून यदि वास्तव में बहुत जिद के साथ अडिग हो तो फिर नतीजा आप देख ही रहे हैं। विनोद सोनकिया जी जैसे लोग भी उभर कर सामने आते हैं और अपने आप में वो मिसाल इसलिए भी हैं कि उनके जो समकक्ष अधिकारी हैं वो भी उनसे पूछते हैं कि आपका जब हम देखते हैं तो लगता है कि चलिए हम भी दौड़ना शुरू करें। हालांकि अब वो दौड़ना सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड होगा, लेकिन कुछ और विनोद सोनकिया जी, कुछ हमारे जो युवा एथलीट हैं उनके लिए संदेश आप? देखिए, जो वर्तमान परिवेश है समाज का, निश्चित रूप से पहले की तुलना में कई चीज़ें नकारात्मक रूप से उभर के आई हैं, जो युवा पीढ़ी में उभर के आई हैं। चाहे आज दौर जो संसाधन है उनसे पीढ़ी में एक नेगेटिव इफेक्ट भी आया है। आप देखें कि समाज में कुछ नशे की प्रवृत्ति या गलत दिशाओं में युवा के जाने की प्रवृत्ति भी आई है। तो खेल एक ऐसा माध्यम है जो समाज को स्वस्थ रखने में और समाज का वातावरण एक सौहार्दपूर्ण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नए खिलाड़ियों के लिए ये महत्वपूर्ण संदेश है कि अपने जो दिनचर्या है, अपना जो व्यवहार है, एक खिलाड़ी के लिए अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता। अगर जरा सा भी उसका मन मस्तिष्क किसी अन्य दिशाओं में भ्रमित हुआ तो निश्चित रूप से वो एक खेल की तरफ, एक अपने जो विधा है उसकी तरफ पूरी डेडिकेटेड तरीके से नहीं लग सकता, और जब पूरा डेडिकेशन नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम लक्ष्य तो हर व्यक्ति चाहता है, निर्धारित करता है कि आगे बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित करने से ज़्यादा जरूरी है कि कितनी ईमानदारी से हम उसको पाने के लिए लग रहे हैं और कितनी ईमानदारी से अपने जो कार्य व्यवहार है उसको उसमें लगा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है जो उसमें मायने रखता है। खान पान का भी कोई मतलब ज़्यादा पाबंदियां रहनी चाहिए या कुछ एहतियात बरतने चाहिए खिलाड़ी को? देखिए, स्पोर्ट्स में जैसा बोलते हैं कि पहला जो सफलता का मंत्र है वो तो निश्चित रूप से अभ्यास है, प्रैक्टिस है। सेकंड जो 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 चीज़ है वो है उसकी डाइट। तो दूसरा जो अहम रोल है जो उसके आहार का है खेल में, एक खिलाड़ी के जीवन में। तीसरा है उसका विश्राम का। तो अभ्यास तो निरंतरता रहनी चाहिए और ईमानदारी रहनी चाहिए। दूसरा, डाइट का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर डाइट आपकी व्यवस्थित नहीं होगी, आज के दौर में तो बड़ा साइंटिफिक वे में डाइटिशियन होने लगे स्पोर्ट्स में। हम लोग तो एक जिस दौर में थे, पुराने दौर में, तो एक देसी तरीके से जिसने जो सलाह दी थी वो करते थे। वो वर्तमान में तो बड़ा ही, आप एकेडमी में देखें तो बड़ा बैलेंस डाइट रहती है, उनके डाइटिशियन रहते हैं और क्या कैलोरी देनी है वो रहती है। तो खान पान का भी बहुत महत्वपूर्ण दौर है। खिलाड़ी को तो बड़ा संयमित रहना पड़ता है अपने दिनचर्या में, खान पान में, व्यवहार में और सोच में भी। सोच का भी बड़ा रोल है क्योंकि सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक सोच के अलावा मैं तो समझता हूँ
महेंद्र जी, एक खेल एक मेडिटेशन है। जब आप पूरी तल्लीनता से उसमें लगते हैं अभ्यास में, तो सारे थॉट आपके चले जाते हैं, थॉटलेस हो जाते हैं। ये प्रोसेस जब आती है तो वो शुरू से एक मेडिटेशन है। तो इस दौर में पहुंचने के लिए आदमी को जो अपना विचार और व्यवहार है उसको बड़ा संयमित रखना पड़ता। अगर वो नहीं होगा तो खिलाड़ी का सफल होना असंभव है। बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए सोनकिया जी। और दूसरी बात, सोनकिया जी के लिए वो लाइनें जरूर फिट होती हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो ऐसे हौसले के एक मिसाल हैं विनोद सोनकिया जी, और सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी कि इस उम्र में भी उनका जुनून बरकरार है। क्योंकि एक बेहतर खिलाड़ी जो है वो एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और बेहतर व्यक्तित्व जो होता है वो देश के लिए कितना लाभकारी होता है और दूसरों के लिए, जो नई आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए कितना प्रेरणादायी होता है, ये खुद उन्होंने अपनी जुबानी बताया। तो आज हमने आपकी मुलाकात करवाई ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी दौड़ और अपने एक जिद, जुनून और जज्बे की दम पर एक मुकाम हासिल किया। वो अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश सरकार में बहुत बेहद अहम ओहदे पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक खेल भावना उनके अंदर कितनी कूट कूट कर जो समाई हुई है कि एक छोटे से इंसिडेंट ने उनको ये प्रेरणा दे दी कि अब वो एक वर्ल्ड लेवल पर तो हो ही आए हैं, अब जो एशिया की एक बेहतर जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप होनी है उसमें देश का जो है वो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।